कहाँ से इस सफर की शुरुआत हुई, कहाँ से आप मोटिवेट हुए कि आपको आर्मी में जाना है? सबसे बहादुर रेजिमेंट सिख रेजिमेंट में मेरा कमीशन हुआ। फौज के अंदर डिसिप्लिन ही फौजी जीवन की बुनियाद है। जब मेरा सिलेक्शन हो गया था तो उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। आज भी जब याद कर लेते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते। सैनिक हमारी जाति है और राष्ट्र हमारा धर्म है। सर, आर्मी में गलती की गुंजाइश कितनी होती? जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका रियल सवेज माइक पे। आज की जो हमारे साथ जुड़ने वाली शख्सियत है, उन्होंने देश की सुरक्षा को सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं, अपना उद्देश्य बना लिया था। श्री नंद किशोर ढाका जी, सेना का एक पूर्व कर्नल, जिन्होंने सालों तक इंडियन डिफेंस में देश की सेवा की, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक किसान परिवार से निकलकर देश की वर्दी तक का सफर तय करना और उनके रिटायरमेंट के बाद भी देश के युवाओं के लिए काम करते रहना, यही उनकी पहचान है। आज वो सिर्फ एक रिटायर्ड ऑफिसर नहीं, बल्कि एक डिफेंस एकेडमी और एक स्कूल के संस्थापक है, जहां वो आज के युवाओं को डिसिप्लिन, देशभक्ति और जिम्मेदारी का मतलब सिखा रहे हैं। आज का संवाद सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं, बल्कि एक किसान के बेटे से लेकर कर्नल बनने तक और फिर एक गुरु बनने तक का सफर की कहानी है। हाँ जी सर, स्वागत है आपका रियल सवेज माइक पे। बहुत बहुत धन्यवाद सनवा जी, आपको और आपकी संपूर्ण टीम को। सर, अपने इस इंटरव्यू की शुरुआत हम करेंगे आपके सफर से। जी सर, हमारे व्यूअर्स को बताइए सर, कहाँ से इस सफर की शुरुआत हुई, कहाँ से आप मोटिवेट हुए कि आपको आर्मी में जाना है? बहुत ही बढ़िया। मैं यहाँ हमारे डीडवाना कुचामन का एक गांव है थेबड़ी, उससे बिलोंग करता हूँ। और चूंकि मेरे नाना जी भारतीय सेना में थे और सेना में वो उस दौर में थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जब वो पेंशन आ गए थे, मैंने मेरे बचपन में उनको देखा, उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ। और यहाँ पास के कस्बे मोलासर से सोमानी स्कूल से मैंने 10th किया। और ये जो हमारा क्षेत्र है मारवाड़ का, स्पेशली डीडवाना कुचामन जिला और नागौर भी, और शेखावाटी और मारवाड़ के बॉर्डर पे है शेखावाटी क्षेत्र, शुरू से ही फौज में जाने का युवाओं में जबरदस्त जुनून रहता है। और उसी जुनून के कारण मैंने भी 10वीं करते ही 17 साल की अल्पायु में ही भारतीय सेना ज्वाइन करने का मुझे सौभाग्य मिला। भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट में भर्ती होकर के गया। वहां पर जो हमारे प्रशिक्षक होते हैं, ट्रेनर, उनको हम उस्ताद बोलते हैं। और एक सिविल बच्चे को वो उस्ताद बहुत माइन्यूटली डिटेल्ड में गाइड करते हैं। और उन्होंने पूरे रैंक स्ट्रक्चर वगैरह को मेरे को बताया कि जो सिपाही से भर्ती होते हैं उनके लिए लास्ट रैंक सूबेदार मेजर का होता है और वही सबसे बड़ा अफसर होता है। तो मैं भी मन ही मन ये सोचने लगा कि यार मुझे भी सूबेदार मेजर तो बनना चाहिए। तो 2-4 दिन बाद में मैं देखता हूं कि वो सूबेदार मेजर साहब परेड की रिपोर्ट एक बिल्कुल युवा लड़का 21-22 साल का उसे दे रहे हैं। मैं सोचा ये क्या है, हमने तो यही उस्ताद ने बताया है कि एसएम साहब, सूबेदार मेजर साहब ही सबसे बड़े अफसर होते हैं, तो ये आज सैल्यूट करके किसको रिपोर्ट दे रहे हैं। तो बाद में मुझे पता लगा कि वो ऑफिसर है, लेफ्टिनेंट है। और जब मुझे ये पता लगा कि सेना में ऐसे प्रावधान होते हैं कि सीधे ही अफसर बन करके 21-22 साल की उम्र में वो कमीशन्ड ऑफिसर बनते हैं, तो एक 17 साल के युवा के अंदर ये चुनौती जागी कि ऐसी इनकी क्या काबिलियत है कि ये 20-21-22 साल में ही ऑफिसर बन जाते हैं। और एक ग्रामीण युवा जो भर्ती होकर के आता है और 27-28 साल के सफर के बाद में उनमें से 100 में से एक आधा ही सूबेदार मेजर के रैंक तक पहुंचता है। बिल्कुल। तो मन ही मन मैंने ठान लिया कि सेना में नौकरी तो मैं करूंगा, लेकिन ऑफिसर बन के। मेरी 5 साल की नौकरी के बाद में मेरा चयन हुआ और इंडियन आर्मी की जो मोस्ट गैलेंट रेजिमेंट है, सबसे बहादुर रेजिमेंट सिख रेजिमेंट में मेरा कमीशन हुआ। 17 सिख मेरी बटालियन, और मुझे 17 सिख के अलावा सिख रेजिमेंटल सेंटर रामगढ़ कैंट में भी सेवाएं देने का मौका मिला। वहां जो डायरेक्ट रिक्रूट्स भर्ती होकर के जाते थे उन्हें ट्रेन करने का। और मेरे अफसर बनने के बाद में मेरे जहन में ये आया कि यार मेरे जैसा एक साधारण किसान परिवार का एक औसत बच्चा फौज में ऑफिसर बन सकता है, तो फिर तो कोई भी बन सकता है, बशर्ते उसके अंदर वो जुनून हो, वो जज्बा हो। हर जवान के अंदर में नंद किशोर ढूंढता था। और कोई मुझे थोड़ा स्मार्ट सा दिखता था, मैं उससे बुलाता था, पूछता था कितना पढ़े हुए हो, 10th में क्या परसेंटेज है, 12th में क्या परसेंटेज है, और मैं उनको मोटिवेट करता था, प्रोत्साहन करते थे बच्चों। मेरी इस जर्नी के दौरान 9 सिपाहियों को भारतीय सेना में अधिकारी बनाने में हमारी सीधी भूमिका रही है।
एक के बाद दूसरा प्रमोशन मिलता गया। कर्नल बनने के बाद में मेरे इन विचारों में बड़ी प्रबलता आने लगी कि नंद किशोर, जहां से तू आया है वहां तो आज भी शिक्षा और रोजगार की वही हालत है जो तेरे समय में थी। तो क्या पूरा जीवन अपनी ही उन्नति और विकास में लगा देगा या उन युवाओं के लिए भी कुछ करेगा? और इसी सोच के साथ 15 वर्ष पूर्व ही मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और हमारे राजस्थान की शिक्षा नगरी कुचामन सिटी में कर्नल डिफेंस एकेडमी की जुलाई 2014 में स्थापना की। शहनवाज जी, आपको बताऊं, हमारा एक ऐसा ही आइडिया था कि भाई 150 बच्चों को हम तैयार करेंगे, उनमें से 10-15 बच्चे लग जाएंगे तो बड़ी आत्मसंतुष्टि मिलेगी। लेकिन बच्चों की मेहनत और मेरी टीम की मेहनत के बदौलत हमारे सिलेक्शंस इतने जबरदस्त होने लगे कि हम सिलेक्शंस की सेंचुरी ठोकने लगे। और उसके बाद में मेरे एक विचार आया कि ठीक है, बच्चे हमारे एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में तो भर्ती हो रहे हैं, लेकिन जब मैं अफसर बना हूं तो ये हमारे ग्रामीण युवा भी ऑफिसर बने। लेकिन जब अपनी स्कूलों से आते थे तो मुझे कुछ छोटी मोटी वो स्कोप लगा कि इनका इम्प्रूवमेंट का स्कोप ज्यादा है और वो आज की जो स्कूलें हैं उनके करिकुलम में रहता नहीं है, या जो टीचर्स है वो उस माइंडसेट से या वो फ्रेमवर्क है नहीं। तो मैंने मेरा खुद का ही स्कूल शुरू किया जिसमें मैं 9th, 10th, 11th और 12th के बच्चों को एनडीए फाउंडेशन कोर्स के जरिए एनडीए रिटन एग्जाम एंड एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, जनरल अवेयरनेस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर हम विशेष फोकस रखते हैं। यानी बच्चा आपके स्कूल में एडमिशन ले लेता है तभी से उसके ऑफिसर बनने की तैयारी शुरू हो जाती है? बिल्कुल, क्योंकि चहुमुखी विकास चाहिए बच्चे के अंदर, उसकी बोलने की जो कला है वो हो, उसको दिन दुनिया की जानकारी भी हो और उसकी सोच भी डेवलप हो। हाँ जी सर। तो सर, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आपने जब पहली बार यूनिफॉर्म पहनी थी जी, वो पल कैसा था आपके लिए? वो बहुत जबरदस्त पल था जब रिक्रूट ट्रेनिंग जो वैसे तो 36 वीक की होती है लेकिन हमारे थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया था, और जब कोई आदमी उतना कठिन परिश्रम करके और संविधान पे हाथ रख करके संविधान की कसम लेते हुए अपनी जिम्मेदारियों उठाता है तो वो पल अद्भुत होता है, वो ग्रेट अचीवमेंट वाला पल होता है। तो सर, इसी के साथ हम आगे सवाल पे बढ़ते हैं। फौज आपको सिर्फ एक सैनिक बनाती है या एक बेहतर इंसान भी? पहले बेहतरीन इंसान बनाती है, क्योंकि फौज के अंदर डिसिप्लिन ही फौजी जीवन की बुनियाद है। और एक अनुशासित बच्चा, युवा, महिला, टीचर, किसान, कोई भी अगर अनुशासित है तो वो बहुत बेहतर इंसान है। तो सबसे पहले फौज बेहतर इंसान बनाती है और फिर सैनिक तो बनाती ही है। तो सर, आपके इतने साल की जो आर्मी की जर्नी थी उसमें कोई ऐसा पल जो अभी भी आपको टच करता हो, अभी भी आपके साथ रहता हो? बहुत सारे ऐसे पल है। एक कोई खास पल सर? जब मैं ऑफिसर बनने के लिए तैयारी कर रहा था और जब मेरा सिलेक्शन हो गया था तो उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। जैसे सोया था वैसे ही उठ गया, बड़े पूरी रात ख्वाबों में ही निकल गई वो। और अलग तरीके के अनुभव भी रहे हैं जब कठिन, विकट और विषम परिस्थितियों में हमने हमारे साथियों को खोया, वो भी बहुत चुनौतीपूर्ण, आज भी जब याद कर लेते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो सर, कभी आर्मी के लिए कभी ऐसा कोई फैसला आया हो जो देश के लिए तो जरूरी हो लेकिन दिल को मना पाना मुश्किल हो? शहनवाज जी, मैं आपको बताऊं, ऐसा कोई फैसला था, अगर कोई था तो भी मुझे लगा नहीं, क्योंकि हमें एक चीज बताई जाती है कि सैनिक हमारी जाति है और राष्ट्र हमारा धर्म है। तो ऐसा कुछ आया होगा डेफिनेटली, पर हमें ऐसा लगा नहीं कि ये यार देश के लिए तो ठीक है पर हमारे लिए ठीक नहीं है, ऐसा मुझे तो नहीं महसूस हुआ कभी। और सर, अगर जितना डिसिप्लिन आर्मी में है उतना ही अगर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में आ जाए तो भारत को आप एक कैसा देश देखना चाहेंगे फिर? बिल्कुल, ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है आपका। अनुशासन चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, इंसान अगर वो अनुशासित है और तो उसका आउटकम अलग ही निकलेगा। उसके काम करने की, हर काम में उसकी रुचि, उसका डेडिकेशन, उसकी निष्ठा, उसका समर्पण, उसकी ईमानदारी, उसकी वफादारी टॉप पे होगी। तो मैं आप चीज को बताना चाहता हूं कि हमारे भारतीयों के अंदर काबिलियत तो बहुत है, प्रतिभा खूब है। अगर हमारे अंदर अनुशासन आ जाए तो फिर तो इसको सुपर पावर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। डिसिप्लिन हर फील्ड में, बिल्कुल डिसिप्लिन अगर हम हो गए, हमारे कुछ लोग बाहर जाते हैं तो वहां देशों का अनुशासन देखते
हैं और वहां आकर के वापस कहानियां बताते हैं कि अगर एक पैदल चलने वाला आदमी रोड क्रॉस कर रहा है तो बड़ी से बड़ी गाड़ी वाला आदमी अपने ब्रेक लगा लेता है और पहले जो पैदल चल रहा है उसको प्राथमिकता देकर के। ऐसे अनुशासन अगर हमारे देश में आ जाए तो फिर तो हमें मतलब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और दुनिया हमसे सीख सके और दुनिया के विकास में हम अपनी भागीदारी या नेतृत्व निभा सकें, इससे हमें कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ जी सर। और सर आज का जो यूथ है, आज के जो युवा हैं, वो डिसिप्लिन को सर प्रेशराइज से समझते हैं कि जो डिसिप्लिन में रहता है वो प्रेशराइज है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जब बच्चा एक जन्म लेता है एक परिवार में तो सबसे पहला कर्तव्य माता पिता, इसीलिए हमारे बोलते हैं ना कि भाई माँ सबसे पहली गुरु है बच्चे की, तो उस हिसाब से ही जब उसकी परवरिश के दौरान अनुशासन के ऊपर अगर महत्वपूर्ण मतलब उसके ऊपर दिया जाए ध्यान, तो बच्चा उसको एक प्रेशर ना रह करके और एक जिम्मेदारी लेना शुरू कर देता है, तो उसे पता भी नहीं लगता। और मैं तो एक कदम आगे बढ़ करके कहता हूं कि हम सबको सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। हमें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन हमें वो सेल्फ वो होना चाहिए। हाँ, जैसे सर आज का जो युवा है वो डिसिप्लिन को प्रेशर समझता है जी, बट वही डिसिप्लिन आर्मी में आजादी देता है। हाँ, कारण कि आप डिसिप्लिन है तो आपको पता है कि आपके कमांडर ने कोई आदेश दिया है तो दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि दिमाग तो कमांडर का चल रहा है ना, तो अपने को तो इम्प्लीमेंट करना है। तो ये बड़ी व्यवस्था होती है। आज के युवा को आप कुछ कहो कि ये करो रमेश, ये करो, तो रमेश बोलेगा क्यों शहनवाज, मैं क्यों करूँ, है ना। तो फौज में ऐसा नहीं है। फौज में ये है कि मेरा कमांडर ने आदेश दिया है तो उसका पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ में उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और सर जैसे कि आप एक्स आर्मी कर्नल हैं जी, तो सर आर्मी में गलती की गुंजाइश कितनी होती है? गलतियां तो जो काम करेगा उससे होगी, लेकिन गलती काम करते करते आपसे हो गई है और एक इंटेंट के साथ में कोई गलती करता है, इरादतन गलती है ना, वो थोड़ी सही नहीं है और उसके लिए कोई जगह भी नहीं है। बाकी काम करेगा उससे गलती होगी। हर गलतियों से हम सीखते भी हैं और हमारे को ये भी बताया जाता है कि भाई हम दूसरों की गलतियों से भी सीखें, क्योंकि जिंदगी छोटी पड़ जाएगी अगर हम गलतियां करते रहे तो। और सर आर्मी में अगर कुछ गलती हुई है तो सर उसकी माफी बताया ना, अगर काम करते हुए गलती होती है तो बिल्कुल डेफिनेटली वो आपको शाबाश कह करके ये बोलेंगे कोई नहीं बेटा दोबारा मत करना ऐसा। कहीं ना कहीं आपने काम करने का प्रयास तो किया, प्रयास किया तब एग्जैक्टली बिल्कुल। और सर एक अच्छा सवाल था मेरे दिमाग में, वो भी मैं पूछना चाहूंगा। बिल्कुल। जैसे कि हम राजनीतिक मुद्दे देखते हैं, तो आर्मी को पॉलिटिक्स से कितना दूर रहना चाहिए और क्यों रहना चाहिए? टोटली एपॉलिटिकल सिस्टम है आर्मी का। राजनीति और आर्मी दो अलग है, उनका आपस में मेल कहीं हो ही नहीं सकता। अगर कहीं होता है तो वो थोड़ा सही नहीं रहता, दूरी रहना चाहिए। हाँ, दूरी मीन्स हमारा जो सिस्टम है संविधान का, उसमें हम आर्मी वालों ने ये मान लिया है कि भाई देश डेमोक्रेसी से चल रहा है और डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स है वो जनता के द्वारा चुने गए हैं और उनका फाइनल डिसीजन जो है उनका है, हमें इंप्लीमेंट करने हैं। देश की जो नीतियां है और जो स्ट्रेटेजी है वो उनकी है, इम्प्लीमेंटेशन देश की सुरक्षा रक्षा के प्रोफेशनल्स हम हैं और डिसीजंस उनके हैं, तो उसमें कोई विरोधाभास नहीं है बिल्कुल भी। जी सर। और सर अगर आज देश का युवा अपने देश के लिए अगर कुछ करना चाहे तो सबसे पहला काम वो क्या करे जिससे कि वो एक देशभक्त बने? बहुत ही बढ़िया, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ शहनवाज जी कि आपको देश की सेवा करने के लिए कुछ जरूरी नहीं कि आप आर्मी नेवी या एयरफोर्स में जाएं। आप अभी ये काम कर रहे हैं, सामाजिक और राष्ट्र के मुद्दे उठा रहे हैं और इन पे चिंतन और मंथन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी देश सेवा है। आदमी उस फील्ड में जाए जो फील्ड उसकी लाइकिंग का है, उसमें उसका इंटरेस्ट हो, उसकी रुचि हो, उसका मन लगता हो, उस फील्ड में वो दबा करके अपना योगदान दे, वो बहुत बड़ी राष्ट्र सेवा है। और सर सिर्फ नारे लगाना या सोशल मीडिया पे देशभक्ति करना वो असली देशभक्ति है? नारा तो आप लगाओ, जयकारे करो अपने देश के, बहुत बढ़िया बात है, पर मैं नारे ही लगाऊं और फिर कुछ ना करूं वो तो फिर सही बात नहीं है। मतलब आपकी कथनी और करनी दोनों एक जैसी हो। जैसे कि सर 26 ऑफ जैन आ रही है, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है देश का, बिल्कुल, तो उस दिन सभी देशभक्त रहेंगे। हाँ, बट उसके अगले ही दिन वो जो इंडियन फ्लैग है वो कहीं सड़क पे गिरे हुए हैं, कहीं किधर गिरे हुए हैं, कहीं कोई जानवर उनको खा रहा है।
तो सिविक सेंस होना भी जरूरी है देशभक्ति के लिए। बिल्कुल, आपने बहुत ही सही सवाल पूछा है। इस 26 जनवरी 2026 हाँ जी, कैसा मतलब संयोग है, 26 जनवरी 2026 को हम ये संकल्प लें कि जो 26 जनवरी के दिन देश के प्रति हमारा जुनून है या जज्बा है, वो ईश्वर हमेशा कायम रखना सदा के लिए। जब सर पॉलिटिकल डिसीजन का असर सीधा जवानों पर पड़ता है, हाँ। उस वक्त एक आर्मी पर्सन है जो फौजी है, उस पर क्या नजरिया रहता है उसका? बिल्कुल, देखो मैं बताता हूँ आपको कि हम सबका सोच का लेवल या माइंडसेट या हमारा दृष्टिकोण एक ही हो ऐसा संभव नहीं है, सबका अलग अलग नजरिया होता है। तो सेना में ऐसा होता है कि जब ऐसा कुछ होता है, हमें लगता है, तो हम आपस में भी डिस्कस करते हैं और हमारे जो कमांडर्स है उनसे भी हम डिस्कस करते हैं। तो कुछ हमारी जो कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं या भ्रांतियां होती है वो दूर होती है। जब भ्रांति दूर हो जाती है तब फिर वो उसका एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है, संवाद करने से समझ में आ जाता है। बिल्कुल जी सर। और सर अभी जैसे हमारी बात हुई थी देशभक्ति के लिए, तो जब कोई सैनिक शहीद होता है तो सेना टूटती है या फिर मजबूत होती है? एक आपके बीच का साथी जाता है, इसका तो गम हमें आज भी है, लेकिन हमारा धर्म है वो, हम देश के लिए अगर हमें अपनी कुर्बानी भी देनी है और फिर हम सेना में गए किस लिए? जिस वक्त देश का काम आ गया है तो उस वक्त तो हमें ही आगे रहना होगा। तो वो गमी तो आती है, लेकिन मजबूत इसलिए होती है कि जो हमारे साथी हमारे बीच में नहीं रहे, हम उनकी जो करेज, उनका जो सोल्जरिंग था, उससे हम इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा लेते हैं, वही हमारी ताकत है। आपके साथ हुआ सर कभी? बिल्कुल हुआ है ऐसा, बिल्कुल हुआ है। ऑपरेशन विजय के दौरान और ऑपरेशन विजय के बाद में ऑपरेशन पराक्रम था, उसके दौरान ऐसे बहुत से टाइम आया, ऐसे आयाम आए कि जब हमें लगा कि हमारा बहुत ही नियर एंड डियर वन चला गया देश की सेवा करते हुए, लेकिन हमने मन ही मन ये संकल्प लिया कि मित्र दो चिंता मत कर, जो आपने जो आयाम स्थापित किए हैं हम इसको डाउन नहीं होने देंगे। जिस वजह से आप शहीद हुए हो वो हम काम नहीं रोकेंगे। हाँ, नहीं रोकेंगे। बिल्कुल सर। अब सर थोड़ा सा देश विदेश के मुद्दों पे आ जाते हैं। बिल्कुल। जैसे कि बचपन से सुनते आ रहे हैं भारत पाकिस्तान का। हाँ जी। तो आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? वो सच में एक वॉर होने की संभावना है या सिर्फ और सिर्फ राजनीति की गेम में पूरी? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। देखो, ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत और पाकिस्तान, तो आप अगर उनको संस्कृति, हमारे पृष्ठभूमि सारा देखो तो कोई फर्क नहीं है। सीमाएं बना दी गई है, और सीमाएं भी मैं बताऊंगा आपको कि जब कोई भी आदमी ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं जिस भी फील्ड में वो है, तो हो सकता है मेरी बात से आप सहमत ना हो, लेकिन उस समय की कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि देश के दो टुकड़े हो जाए तब भी कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मामला में उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो उस वजह से हुआ, अदरवाइज तो कोई कारण ही नहीं था। ठीक है, और कोई कारण ही नहीं था, लोगों ने अपने हिसाब से मामला बना लिया और धर्म के आधार पे देश को बांटा गया, जो कतई जायज नहीं था, और बंट गया है। अब आपने शर्ट पहन रखा है, हाँ जी सर, और पहला ही बटन अगर आपने गलत लगा लिया, तो फिर सारे के सारे बटन गलत ही लगेंगे। तो विभाजन ही एक गलत मुद्दे पे हो गया देश का। और अब जो भी चीज हिंदुस्तान में सही हो रही है उसको पाकिस्तान कभी सही मानता नहीं है। और जैसे विभाजन हुआ, विभाजन के 2-3 महीने बाद में ही उस टाइम की जो भी सरकार पाकिस्तान की रही होगी, उन्होंने कबायली भेष में जो एक तटस्थ राज्य था जम्मू एंड कश्मीर, उसके ऊपर कबायलियों के भेष में अटैक कर दिया। जब जम्मू कश्मीर के राजा ने हिंदुस्तान से मदद मांगी तो हिंदुस्तान ने बोला, भाई आप तो हमारा हिस्सा नहीं हो। अगर हर स्टेट को 3 ऑप्शन दिए गए थे आजादी के समय, भाई अगर आप हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते तो हिंदुस्तान के साथ रहो, आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते तो पाकिस्तान के साथ रहो, आप न्यूट्रल रहना चाहते तो न्यूट्रल रहो। तो वो जो कि एक बॉर्डर स्टेट था, तो उन्होंने ये चुना कि मैं नहीं तो हिंदुस्तान के साथ रहूंगा, नहीं पाकिस्तान के साथ में रहूंगा। तो पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। तब हमारी जो लीडरशिप थी
उन्होंने बोला कि भाई पहले संधि स्वीकार करो और हमारा हिस्सा बनो, तभी तो हम आपकी मदद कर पाएंगे, ऐसे तो हम क्या मदद करें। अभी तो भारत की शरण में है कश्मीर। डेफिनेटली वो तब से जिस दिन संधि हो गई थी और संधि के बाद में हमारी फौजें वहां पहुंची थी, उसमें मेरी रेजिमेंट की 1st सिख रेजिमेंट श्रीनगर एयरपोर्ट पे पहुंची थी। उस समय उस संधि होने में अगर 2-4 घंटे का आगे पीछे हो जाए तो पूरा जम्मू कश्मीर हम ले ही नहीं पाते। तो वो तो एक टाइमली एक डिसीजन लिया था सरकार ने, और उसके बाद में हमारी फौजें उनको रिपल्स कर रही थी, पीछे हटा रही थी। बीच में हमारी लीडरशिप को पता नहीं क्यों लगा कि यूनाइटेड नेशंस में जाना चाहिए। जब कहीं आप तीसरी जगह चले जाते हो तो वो कहेगा कि भाई स्टेटस को मेंटेन रखो, जैसी स्थिति है बस वहीं पे आप रहो, और तब से लेकर के आज तक वही स्थिति बनी हुई है। तो पाकिस्तान मतलब पड़ोसी, चाहे देश हो पड़ोसी, चाहे हमारा घर का पड़ोसी हो, बहुत ही मतलब हमारा आपस में अच्छा सद्भाव हो, शांति हो, प्रेम हो, एक दूसरे को हम कोऑपरेट करें, ऐसा होना चाहिए। बीच में कुछ ऐसा समय आया भी जब लीडरशिप ने मैच्योरिटी दिखाई और ऐसा हुआ भी, लेकिन ये ज्यादा दिन तक चलता नहीं है, क्योंकि वहां ये सोचा जाता है कि अगर हिंदुस्तान के साथ में दोस्ती बढ़ाई तो फिर आपका एग्जिस्टेंस का फिर मतलब क्या रह गया। भाई आप एग्जिस्ट क्यों हुए, मतलब अगर अब आप इनसे दोस्ताना रख रहे हो तो फिर आप एग्जिस्ट ही क्यों हो। ये बात है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। जैसे सर अभी कुछ समय पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ था जी, तो सर उन्होंने जितना हमारा नुकसान किया था, क्या हम उतना उनका नुकसान कर पाए? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है आपका। ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ, आपको पता है कि पहलगाम के अंदर जो हमारे टूरिस्ट गए हुए थे और उनके ऊपर कायराना हमला किया गया, और उनके द्वारा जो पाकिस्तानी स्टेट है, उन स्टेट जो सिक्योरिटी है, ISI है, उनसे ट्रेंड आदमियों को उन्होंने ट्रेनिंग दिया, साजो सामान दिया, पूरा सपोर्ट दिया, उनको लॉन्च किया गया इंडिया में, उनको ऐसा टारगेट दिया गया और उन्होंने किया। तो लेसन्स तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप चोर को मत पकड़ो, चोर की माँ को पकड़ो। तो ऑब्वियसली उन जो मिसगाइड जो यूथ था उनकी कोई गलती नहीं है, पर किसने उनको भ्रमित किया, किसने उनकी ब्रेन वॉशिंग किया, उनको पकड़ो। ऑपरेशन सिंदूर, आपने सवाल जबरदस्त पूछा है। मैं आपको बताऊं कि 1999 में कारगिल युद्ध के समय हिंदुस्तान ने अमेरिका से GPS सिस्टम मांगा था और अमेरिका ने मना कर दिया था। अमेरिका इज यूजिंग पाकिस्तान एज ए टूल हमेशा से ही, तो वो पाकिस्तान को अपना टूल बना के रखता है। तो उसने GPS दिया नहीं था, तो भारत सरकार और इंडियन आर्म फोर्सेस ने उसी टाइम ये तय कर लिया था कि आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है और अपना ही सिस्टम होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा जो इंडियन फोर्सेस के जो अटैक्स थे वो इतने प्रिसीजन में थे, मतलब उनकी एक्यूरेसी इतनी गजब की थी कि जो हमने हमारा नाभिक GPS सिस्टम डेवलप किया है और हमारी जो मिसाइल सिस्टम है प्लस जो हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशंस है, उनका आपसी इंटीग्रेशन इतना जबरदस्त कि रियल टाइम में, मतलब हम दोनों अभी इस स्टूडियो में बात कर रहे हैं और अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है इंडियन लीडरशिप ने कि शाहनवाज को कुछ नहीं होना चाहिए, पर कर्नल ढाका बैठा है वो बचना नहीं चाहिए, तो इतनी प्रिसीजन अपनी आर्म फोर्सेस और DRDO और हमारे जो साइंटिस्ट है, डिफेंस के साइंटिस्ट है, उन्होंने हासिल किया है। हमारा जो सैटेलाइट से उनकी जो इनपुट है, मैं आपको बताऊं, जब पाकिस्तान फायर कर रहे थे तो उनकी मिसाइल फायर करते ही न्यूट्रलाइज हो रही थी। और आपको पता है इस युद्ध के दौरान, युद्ध तो नहीं कहूंगा, ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दी थी और हमारे जो एयर डिफेंस का सिस्टम था उन्होंने सोचा कि इसको एक बार आने दो, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रही है कि ये क्रूज मिसाइल नहीं है, तो इसको आने दो। हिसार के पास में उसको न्यूट्रलाइज किया गया था। तो हमारी आप एयर डिफेंस की कैपेबिलिटीज को देखो कि आ जाओ, नजदीक आने दो, हम जब चाहे तब आपको न्यूट्रलाइज कर लेंगे, पर हम देखना चाहते हैं कि आप हैं क्या, सांप नाग है या दूसरे वाला है, कौन सा है। तो दैट वाज अ बैलिस्टिक मिसाइल व्हिच वाज फायर्ड बाय द पाकिस्तान।
और टारगेट वाज दिल्ली, दिल्ली टारगेट के हिसाब से, इसलिए उसको वहां न्यूट्रलाइज किया गया था। और आपको मैं बता दूं, कई चीजें होती है जो हमारी आर्म फोर्सेस, हम एज ए देश हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं, पर मैं तो यहां तक कहता हूं कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स थे, या मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने भी हम भी, हमारा ये फील्ड है डिफेंस का, तो हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, आपस में बात करते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका के थे जो वहां रखे हुए थे, एंड दैट इनपुट इंडियन गवर्नमेंट हैड दैट इनपुट। एंड जब ये हो गया था कि वी हैव टू ड्रॉ ए लेसन, पाकिस्तान को एक सबक सिखाना है, तो उन न्यूक्स जो रखे थे वो जगह टारगेट की गई और उनके न्यूक्स को भयंकर नुकसान हुआ, और उसके लिए एक प्लेन, एक एंटी रेडिएशन एलिमेंट होता है, वो प्लेन मिस्र गया इजिप्ट, और वहां से वो एंटी रेडिएशन एलिमेंट, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट एलिमेंट, वो लेकर के और एंटी रेडिएशन एक्टिविटीज की गई उधर। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसने अपने देशवासियों को नहीं, पूरी दुनिया को ये बता दिया कि इंडियन आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटीज क्या है, स्पेशली द एयर डिफेंस। एयर डिफेंस अपना इतना शानदार था कि फायर करते ही उनकी मिसाइल सारी न्यूट्रलाइज हो रही थी, और जिसको हम सोच रहे थे कि हाँ देख लेते हैं कि ये इन्होंने निशाना क्या बनाया है। जम्मू में कुछ मिसाइल्स को गिरने दिया गया कि देखते टारगेट क्या है, कोई डिवी हेडक्वार्टर है या कोई ब्रिगेड हेडक्वार्टर है या और कोई स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन है जिसके ऊपर ये टारगेट कर रहे हैं। तो ये तो एक मतलब वर्ल्ड ऑर्डर ही चेंज हो गया आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। और इंडियन गवर्नमेंट ने ये कह रखा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी और कुछ जी, कभी भी आप हरकत करो ऐसी और तुरंत जवाब मिलेगा। तो जैसे सर पाकिस्तान की तरफ से हर कुछ समय बाद में गतिविधियां देखने को मिलती है ऐसी जी, कभी सर 26/11 जी, कभी पहलगाम अटैक जी, पुलवामा अटैक जी, तो इनको सर आप पर्सनली कैसे देखते हैं? मैं देखता हूं ऐसे कि पाकिस्तान नहीं कर रहा है, ये कोई और कर रहा है। पाकिस्तान के पास में उसकी इकोनॉमी के चलाने के लिए है क्या? पहले तो हमारे जितने भी मिडिल ईस्ट स्टेट्स थे, उनके सामने ये कि हमारे हिंदुस्तान ऐसा कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, उस नाम से फंडिंग लेता था। फिर अमेरिका इसको यूज करता है हर जगह, तो उसके लिए, इसलिए उसको ये करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, इसलिए वो करता है। कभी चाइना देता है, कभी अमेरिका देता है, कभी कोई और देता है, ये कर रहा है। उसका और सर्वाइवल ही नहीं है। कन्वेंशनल वॉर जो प्रॉपर लड़ाई होती है, युद्ध होता है, वो 7 दिन नहीं झेल सकता पाकिस्तान। तो अब ये हथकंडे अपनाता है। यानी कि हिंदुस्तान पे जो भी हमले होते हैं वो मोटिव किसी और का रहता है, बट नाम पाकिस्तान का रहता है। बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, गांव में एक कोई पुराना ठाकुर है या चौधरी है या सरपंच है, और उसी गांव में एक परिवार है जो प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और अपने डिसीजन खुद ले रहा है, उनको पूछ भी नहीं रहा है, तो वो जो नुमाइंदा है वो किसी दूसरे टपोरी के जरिए उनको डिस्टर्ब करेगा। तो आज हिंदुस्तान हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा, अगर हिंदुस्तानी आज वो कर दे तो अमेरिका चल नहीं सकता। इतने हिंदुस्तानी इंडियंस इतनी अच्छी अच्छी पोजीशंस में अमेरिका में है, पूरी दुनिया में है, वो हमने देखा है। तो देश अब हर फील्ड में एडवांस हो रहा है, हर फील्ड में। तो ये लोगों से देखा नहीं जा रहा। यानी पाकिस्तान एक टपोरी है सर। अगर आप दूसरे के हाथों के झुंझुने बने हुए हो, तो ऑब्वियसली आप झुंझुना कहो, टपोरी कहो, जो भी है। एक था सर, जैसे कि आप तो आर्मी में हो और मैं आम जनता हूं देश की, तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं तो युद्ध अचानक होता है? अचानक नहीं होते। युद्ध के पहले वो बोलते हैं ना, युद्ध क्या, बैटल जो छोटी लड़ाई होती है ना, उसके भी बैटल इंडिकेटर्स होते हैं या कुछ कारण होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करें 71 वॉर की, 1971 का जो लड़ाई था, उस समय जो पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेशियों के ऊपर, उस टाइम तो ईस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान का हिस्सा था, बांग्लादेश तो बाद में बना है, पर वो दे आर बेसिकली बंगालीज। तो कल्चरल डिफरेंस है, दे आर
मोस्टली मुस्लिम्स, हाँ, अदर रिलीजन्स के लोग भी हैं, बट मोस्टली मुस्लिम्स है, Majority बट वो देयर ट्रेडिशंस कस्टम्स बंगाली है, उनकी बंगाल से है, और इधर वालों का उनका कल्चरल डिफरेंस ज्यादा था, सत्ता का पावर इनके पास में था, तो इनकी तरफ से बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज वहां हो रही थी, तो लोग परेशान होकर के ना इंडिया में आ रहे थे, और कोई सैकड़ों हजारों में नहीं, लाखों में डेली आ रहे थे। के लिए समय चाहिए होता है, और समय अपने चूजिंग का होना चाहिए कि वॉर कब शुरू करें ये हम तय करें, हमारे समय के अनुसार वो आज वार लड़ाई होगी तो हार निश्चित है। क्यों? क्योंकि मानसून सीजन है, खेतों में पानी भरा हुआ है, किसान ने धान लगाया है, चावल को धान बोलते हैं उधर, मैं टैंक चलाऊंगा, मेरे टैंक वहां धस जाएंगे, किसानों की पूरी फसलें बर्बाद हो जाएगी, हमारी हार निश्चित है। तो उस टाइम आर्मी चीफ ने समझ लिया था कि भाई ये युद्ध तो अब रोका नहीं जा सकता। आप पूछ रहे थे ना कभी युद्ध का कैसे पता लगता है, क्या है वो, एक नेशनल क्राइसिस जब बन जाती है, जब युद्ध को अवॉइड नहीं किया जा सकता, तब युद्ध की स्थिति आती है। और उसी समय से इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी ने जबरदस्त तैयारी की थी, और तैयारी करके जब इंटरनेशनल पावर्स, उस टाइम अमेरिका को पता लगा कि इंडिया में अटैक पाकिस्तान, और उस टाइम मिसेस गांधी गए थे मिलने के लिए, तो उन्हें 1 घंटा तक बाहर बिठाए रखा, मिले नहीं, और मिलने के बाद में भी उनको प्रेशराइज लेने का कोशिश किया। आई सैल्यूट दैट लेडी जिसने नेशन फर्स्ट के हिसाब से वो काम किया और प्रेशर में आई नहीं। एक तरफ जो हिंदुस्तान की फौज थी या जनरल से बात हुई, तो मानिक शाह और बाकी जो काउंटर पार्ट्स थे, उन्होंने भी ये कहा कि आप चिंता ना करें, आप तो हमें टारगेट दो और हम अचीव करके देंगे। उस समय आपका एक साथी, बड़ा साथी रसिया, अमेरिका की 7th फ्लीट हिंद महासागर में पहुंच गई थी। ये तो रशियन सबमरीन्स थी जो लग गई थी, इसलिए उनको वापस हटना पड़ा। और विद इन कपल ऑफ वीक्स उस सारा का सारा मामला, मतलब इंडियन आर्म फोर्सेस का ऑपरेशन इतना गजब का था कि 96,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। पाकिस्तान का सैनिक जिधर भी गर्दन हिला के देखता था, इधर देख के हर तरफ इंडियन सोल्जर खड़ा था। मुक्ति वाहिनी के रूप में इंडियन आर्मी पहले से ही ईस्ट पाकिस्तान में घुस चुकी थी और ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करवाया। बांग्लादेश का जन्म हुआ। दुर्भाग्य से बांग्लादेश के जो भी बीच में सत्ता पे काबिज लोग रहे थे, वो इस चीज को अभी अब ग्रेटफुलनेस होने की बात कर रहे थे, वो चीज उनके है नहीं। हाँ, शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर थी और उनके जो फादर थे, उनको बांग्लादेश का मतलब राष्ट्रपिता ही मानते हैं वो लोग, लेकिन उन लोगों का पता नहीं क्या हुआ, 4-5 साल देश की बने हुए और उनकी मूर्तियों मतलब तोड़ना फोड़ना ये वो काफी चालू हुआ। अभी आपने देखा होगा ये जो बड़े लोग हैं, बड़े देश हैं, ये छोटे मोटे देशों की सत्ता कैसे परिवर्तित कर देते हैं। और एक चुनी हुई प्राइम मिनिस्टर जो थी शेख हसीना, उसे हटा करके, और कैसे इंडिया को ये पूरा पता था कि ऐसा कर रहे हैं, पर आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। आप इतना ही कर सकते हैं कि हाँ, टाई अप करके कि उस प्राइम मिनिस्टर को जिसको मारने पे उतारू हो गए थे, चलो उसको सेफली हम निकाल लेते हैं वहां से। तो वो निकाला गया था, उसमें वहां की फोर्सेस का भी बड़ा रोल रहा है, कोऑपरेटिव रहे वो लोग। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उस स्थिति से जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, तब से पाकिस्तान की ये टीस है कि हम हिंदुस्तान के कैसे 2 टुकड़े करें। पहले पंजाब के अंदर खालिस्तान का मूवमेंट इन्होंने वो किया पूरा, और करने में पाकिस्तान अकेला नहीं था, फंडिंग हर कहीं से आ रही है बहुत। एक आपने टर्म सुना होगा, डीप स्टेट। तो अमेरिका के अंदर अमेरिका की सरकार है, पर एक डीप स्टेट है जो सारी रणनीति बनाती है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी फंडिंग करती है। यहाँ हमारे देश में कई अवार्ड्स दिए जाते हैं,
मैं नाम ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैगसेसे अवार्ड्स। आप तो थोड़ा चिंतन कीजिए किस किस को दिया गया वो अवार्ड, और वो क्या देश की सरकार के साथ में है या विपक्ष में है, या उनकी आज एजेंडा क्या है। आपको एक आधा कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो अपने उस पे रहा है, बाकी वो बाहरी ताकतों के इशारों पे देश को कमजोर करने में लगे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी गहरी रणनीति होती है। जब चाहे तब देश की रैंकिंग वो निकाल देते हैं, जब चाहे तब देश की किसी कंपनी के ऊपर वो आरोप लगा देते हैं, और उनके मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट जुड़े होते हैं उससे। आपने वो देखा होगा, वो एक कंपनी थी हिंडनबर्ग करके, जिन्होंने अडानीज के ऊपर लगाया था, तो लगाते ही ऑब्वियसली उनके शेयर्स डाउन आए, उन्होंने परचेज कर लिए, और वो झूठी थी क्योंकि वो हिंडनबर्ग इटसेल्फ 3 साल पहले पुरानी कंपनी है और उसके ऊपर अमेरिका में भयंकर आरोप लगे हुए हैं। लेकिन हम हिंदुस्तानी सोचते नहीं है, और हाँ जी उसने कह दिया इसका मतलब ये बहुत गड़बड़ है, अडानी तो ये कर रहा है। अरे अडानी दुनिया के अंदर पोर्ट बना रहा है, तो वो पोर्ट जरूरत अगर पड़ गई हिंदुस्तानी फोर्सेस को, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब आगे की सोच के, हमें आज 50 साल 100 साल आगे की सोच करके चलना पड़ेगा। जो भी देश आज आगे बढ़ा है वो उसकी सोच और सही सोच के साथ में सही समय पे सही लिए गए निर्णयों की वजह से है। हमें भी हमारी सोच 50 साल 100 साल आगे रख करके और उसी के हिसाब से आज ही निर्णय लेकर के इम्प्लीमेंटेशन का प्लान आज से ही शुरू करना होगा। सर एक और सवाल था, आप अपने सैनिक के अनुभव से ये बताइए कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है, सोच, सिस्टम या सीमा? आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए, जैसे मैंने पहले बोला, चोर नहीं चोर की मां तक पहुंचो। कौन पनाह दे रहा है उनको, कौन उकसा रहा है, कौन ट्रेनिंग दे रहा है, कौन साजो सामान दे रहा है, कौन हथियार दे रहा है, किसका सपोर्ट है, वहां टारगेट करो। तब सर जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले बात की थी खुफिया एजेंसीज की, ISI की, इनकी, तो सर क्या रियल में उनका काम वैसा ही रहता है जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, या उनका काम ऐसा रहता है जो आम जनता को समझ में नहीं आता? हाँ, उनका काम ऐसा रहता है कि आम नागरिक को जो थोड़े से जिनको ऐसा एक्सपोजर मिला हुआ है, जैसे डिफेंस के लोगों को थोड़ा पता रहता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का क्या काम रहता है, ये रहता है, पर आम नागरिक को उतना पता नहीं है। उनकी बहुत चुनौतियां होती है, बहुत बहुत ज्यादा चुनौतियां होती है। मैं बताऊं, एक समय हमारी एजेंसीज ने इतने तगड़े इनपुट दिए थे पाकिस्तान के, जब पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर वेपन्स का काम आगे बढ़ा रहा था, हमारी इंट एजेंसीज ने सॉलिड इंट दिया था। और किसको? सरकार को। सरकार का मुखिया कौन? प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर ऐसे थे, उन्होंने सेम चीज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से साझा कर दी कि मेरे को पता है कि आप ऐसा कर रहे हो। अब आप देखो जो ऑन ग्राउंड जो लोग लगे हुए हैं, उनका क्या, उनकी लाइफ का क्या। So many people were killed and पता नहीं कितने लोगों को कैसी यातनाएं दी गई थी, जस्ट एक सिली मिस्टेक लीडरशिप। तो लीडरशिप भी उतनी मैच्योर्ड होना बहुत जरूरी है। जैसे सर एजेंसीज है, ये इंफॉर्मेशन का काम रहता है, तो ये इंफॉर्मेशन कई बार हथियारों से भी ज्यादा पावरफुल होती है। इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। आपके पास में सही समय पे सही खबर है, तो ही तो आप कुछ कर पाओगे। अगर खबर ही नहीं है तो आपके हथियार धरे रह जाएंगे। मैं बताऊं आपको, इसका उत्तर इस तरीके से देता हूं कि अमेरिकन सैटेलाइट्स बहुत पावरफुल है। हाँ जी सर। और हमारे एक साइंटिस्ट, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनकी एग्जीक्यूशन की रणनीति इतनी तगड़ी थी। मैंने वो कहीं किसी से मतलब पढ़ा है मैंने कि अमेरिकन सैटेलाइट्स का ना एक वो टाइम लेग होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक इसका वो डेड टाइम आ रहा है, और उस टाइम की एक्टिविटीज वो नोट नहीं कर पा रहा है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए अब्दुल कलाम साहब ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का 98 का प्रोग्राम इतना सीक्रेट रखा था। वहां केवल सैन्य गतिविधियां करवाई गई, ये करवाई गई, पर कोई ऐसा हो रहा है वो नहीं। जब एक्सप्लोजन देश ने करके और देश के प्राइम मिनिस्टर ने टीवी में सामने आकर के बोला कि इंडिया इज नाउ द न्यूक्लियर पावर, तब पता लगा। और अमेरिका को कुछ अत्ता पता ही नहीं लग पाया था।
So that is the kind of information. अब अमेरिका का सिस्टम तो सारा था, बट वो इनपुट नहीं ले पाया था। तो सर अब बात करते हैं वापस देशभक्ति की। जी। जैसे कि सर 26 जनवरी आ रही है जी, तो इसके लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे लोग अपने अंदर सुधार भी करें जी, और देश के प्रति जागरूक भी हों? बहुत जल्द 77वां रिपब्लिक डे आ रहा है और उस दिन पूरे देश में जबरदस्त उमंग और देश के प्रति जो भावना रहती है लोगों की, वो वाकई काबिल तारीफ रहती है। मैं तो यही पूरे देश को और खास तौर से युवाओं को ये संदेश देना चाहूंगा कि नेशन फर्स्ट ये हमारी फिलोसफी रहनी चाहिए। और हम किसी का हो सकता है आर्म्ड फोर्सेस में जाने का सपना हो, किसी का टीचर बनने का सपना हो, और किसी का और किसी फील्ड में जाने का सपना हो, लेकिन वो ये सोचे कि मैं मेरे लिए नहीं, मैं मेरे परिवार के लिए नहीं, इससे मैं देश के लिए मैं कितना काम कर सकता हूँ, देश के प्रति अपनी भावना रख करके और काम करे और आगे बढ़े, और उसी से देश मजबूत होगा। और सर आप एज ए सैनिक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देश के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं देश के युवाओं को यह कहना चाहता हूं कि आप मजबूत बनो, और आप मजबूत तभी बन पाओगे जब आप अपना दृष्टिकोण सही रखोगे। हमेशा पॉजिटिव दृष्टिकोण रखो। इन युवाओं को मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपको ये मानव जीवन मिला है, आप धरती पे इंसान के रूप में आए हो, तो हम नहीं होता छोटे मोटे के देखो ये ब्रांडेड शर्ट पहन रखी है, ये एप्पल का फोन है या लैपटॉप है, हम उन ब्रांड के ऊपर भी बात करते हैं कि देखो ब्रांडेड। अरे हम तो उस ऊपर वाले की जो सुप्रीम पावर है, परमपिता परमेश्वर, उसके ब्रांड है। तो उसने हर इंसान को अनलिमिटेड पोटेंशियल दिया है, तो हमारे अंदर पोटेंशियल की कमी नहीं है। अगर पोटेंशियल हमारे अनलिमिटेड है तो फिर हमारी सोच सीमित क्यों होनी चाहिए, हमारे लक्ष्य, हमारे टारगेट सीमित क्यों होने चाहिए। इसलिए अपने टैलेंट या अपने पोटेंशियल को पहचानते हुए, हमारी ऊंची सोच रखते हुए और बड़ा लक्ष्य निर्धारित करो। जिस भी फील्ड में आपको जाना है, आईटी के फील्ड में जाना है तो कम से कम आईआईटी आपका वो होना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाना है, अगर सिविल सर्विसेज में जाना है तो मिनिमम आईएएस आपका टारगेट होना चाहिए, और डिफेंस में जाना है तो एनडीए मिनिमम टारगेट होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं, अगर देश को आप मजबूत देखना चाहते हो तो नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाली सोच रखो हर इंसान को कि मैं देश को नया क्या दे सकता हूं, आज देश के सामने क्या चुनौती है, और इस चुनौती को मैं कितना चुनौती लेकर के और मैं क्या ऐसा सिस्टम बना सकता हूं जो देश के मजबूत होने में हेल्प कर सके, काम आ सके। तो ये चीजें रखते हुए ये पहचानो कि हर युवा ये पहचाने कि आप में क्षमता बहुत है। आप छोटी सोच मत रखो, छोटे टारगेट मत रखो, आपकी सोच बहुत ऊंची होनी चाहिए और लक्ष्य भी बहुत ऊंचा होना चाहिए, और इस ऊंचे लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूरी जी जान लगा देनी चाहिए। आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। सर तो हाँ जी साथियों, यही हम अपने संवाद को एक बार रोक लगाएंगे, और कर्नल नंद किशोर जी ढाका का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और हमारे व्यूवर्स को देशभक्ति के लिए और एक एज ए सैनिक और एज ए स्कूल के संस्थापक होते हुए अपने विचार व्यक्त किए। तो हम अपने संवाद को यहीं रोकेंगे, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट देखने के लिए रियल सैवेज माइक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, आगे हम किस मुद्दे पे संवाद करें उसके भी आप कमेंट्स डाउन कर दीजिएगा। आप सभी लोगों से मेरा ये निवेदन भी रहेगा कि राष्ट्र परमो धर्म रखें, राष्ट्र को सबसे बड़ा धर्म माने, उसके बाद में जाति, धर्म, समाज, ये सब बाद की बातें हैं। और जो लोग ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं, उन सब चीजों से बचे, अपना व्यक्तित्व बनाए, और जो आपके साथ व्यक्तित्व रूप से जुड़े हुए हैं उनके साथ में अच्छे से पेश आए। और हाँ, सबसे स्पेशल बात तो ये है कि आप सभी लोगों को 77वें रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऐसे ही देश के लिए काम करते रहिए, देश को आगे बढ़ाते रहिए और जागरूक होते रहिए। जय हिंद, जय भारत।